बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान के साथ सीनियर सहाफ़ियों की एक अहम मुलाकात हो चुकी थी। उस मुलाकात में मौलाना ने बहुत सी चीज़ें वाज़ेह की हैं और आज दिल बर्दाश्ता होकर बहुत सी चीज़ों को खुल के उन्होंने एक्सप्लेन भी की है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना नागुज़ीर करार देते हुए उन्होंने दरवाजे एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए खोल चुके हैं। इसकी वजह क्या बनी है? क्योंकि इमरान खान ने तो कहा था, अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। दोबारा दरवाजे किसने खोला है? इसके पीछे कहानी क्या है? आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आज अचानक 2 अहम बड़े मामले की वजह से आज 2 अफ़सरान को, एक डीआईजी को और एक डीपीओ को अपने ओहदे से हटाया गया है। उसकी असल वजह क्या बनी है, ये भी बताएँगे। और एक बाअसर शख्सियत के बेटे ने अपने पावर का भी पूरा इस्तेमाल करते हुए पूरे निज़ाम को आज वो नंगा कर चुके हैं। उसके अलावा आज आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। अब देखना ये है कि उससे अवाम को रिलीफ कुछ देने में हुकूमत कामयाब होती है या नहीं। इसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि बस बहुत हो गया, अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई हम बात नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का जो सिलसिला था, उसके हम दरवाजे बंद कर रहे हैं। और मैं अपनी पार्टी को भी ये वाज़ेह तरीके से हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आज के बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी सूरत जो है वो बात ना करें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ धोखा वो दे चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट धोखेबाज है। ये अल्फाज कहते हुए इमरान खान ने वाज़ेह किया था कि हम आज के बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं रऊफ हसन साहब ने एक बार फिर उन्होंने जिक्र किया है। कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना नागुज़ीर है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात ज़रूर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहती है, लिहाजा बात ज़रूर करनी चाहिए ताकि मसले का हल निकल सके। आप अंदाज़ा करें कि ये अचानक ये गुगली क्यों खेली गई है? नाज़रीन, इमरान खान ने तो कहा दरवाज़े बंद हैं, फिर ये अचानक क्या इमरान खान ने खुद कहा है कि ये दरवाज़े खोल दें और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें? वरना रऊफ हसन साहब ने ऐसी गुफ्तगू क्यों की? इस चीज़ का आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान हमेशा से शुरू दिन से वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते थे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने हमेशा कोशिश भरपूर की कि किसी तरीके से ये लड़ाई ख़त्म हो जाए और बिलख़ुसूस आर्मी चीफ़ के साथ जो लड़ाई है और फिर डीजी आईएसआई के साथ वो ख़त्म हो और किसी तरीके से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सके। लेकिन आर्मी चीफ़ की जानिब से जब भी इमरान खान की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए इमरान खान की जानिब से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए कोई बात उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आती थी, तो आर्मी चीफ उस पे सख्त किस्म का एक स्टेटमेंट के साथ जो है 9 मई के वाक़यात को वो याद दिलवाते थे और कहते थे कि आपको मालूम होना चाहिए कि 9 मई के वाक़यात में मौलवीस जो भी हैं शरपसंद या उनके प्लान करने वाले हैं, सूरतकार हैं, उन सबको हम इबरनाक अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इसमें कोई हम ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से हमेशा ये कोशिश की गई कि मामलात हल हो सकें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं की। लेकिन इमरान खान इस जगह में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बात करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में सियासी जो पार्टियां हैं उनके साथ तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट से ही बात होनी चाहिए। ये सियासी जमातों से बात करना कोई मुनासिब नहीं है। इसीलिए वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के चक्कर पर उन्होंने सियासी जमातों के साथ बात करने का जो सिलसिला था, वो उन्होंने हमेशा से दरवाज़े उसके बंद ही रखे हैं। जिसकी वजह से सियासी जमातें बिलख़ुसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ बात करना किसी सूरत जो है, वो कोशिश इनकी जानिब से की गई, लेकिन बात ना करने की वजह से वो भी अफसुर्दा दिलों के साथ जो हैं, वो भी पीछे हट गए कि ये तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, उनके अलावा बात करता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद अचानक के तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान की याद सताने लगी और फिर उनके साथ वो दोबारा एक बार फिर अब बतौर अपोज़िशन जो है मिल के आगे बढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर आदत से वाकिफ़ थे, उन्होंने उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं रहे और उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि हम केस टू केस मामले को लेके आगे बढ़ेंगे
पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी, लेकिन हम आपके अलायंस में नहीं आएँगे, हम आपके साथ आपके इत्तेहादी नहीं बनेंगे, बल्कि हम अपना एक मौक़िफ़ के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो यूँ अचानक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर दोबारा कोशिश की है और ये कोशिश उस वक़्त की है जब डीजीआईएसआई नए तैनात हो चुके हैं। अब देखना ये है कि नए तैनात होने वाले डीजीआईएसआई जो पीएचडी डॉक्टर भी हैं, अब वो इनके साथ मामलात को कैसे आगे लगे बढ़ते हैं, ये भी ज़रूर देखना होगा। लेकिन जो ही डीजीआईएसआई की तैनाती हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर दोबारा इमरान खान ने जो बात न करने के हवाले से जो वाज़ेह अहकामात जारी किया था, उस पे यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर दोबारा बात करने की हामी भरी है। अब देखते हैं इसको एस्टेब्लिशमेंट कैसे लेती है और बातचीत करने के लिए दरवाज़े एस्टेब्लिशमेंट के खुलते हैं या नहीं, ये देखना होगा। वरना इमरान खान के दरवाज़े तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बंद ज़रूर हुए थे, लेकिन वो दरवाज़े पर ही खड़े थे कि कब दस्तक होगी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और मैं दरवाज़े खोल दूँ उनके लिए। अब देखना ये है कि वाक़ई वो भी दरवाज़े खोलते हैं या नहीं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज मौलाना फजल रहमान के साथ सीनियर सहाफ़ियों की एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात में तमाम टॉप के पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर पर्सन्स हैं, जिसमें हामिद मीर, आसमा शिराज़ी और दीगर जो सहाफ़ी हैं, तलत हुसैन वगैरह, ये सब उस नशिस्त में मौजूद थे और दीगर बहुत सारे सहाफ़ी थे सीनियर। उनके साथ बातचीत करते हुए बहुत से सवालात के वो जवाबात भी दे चुके हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने तमाम सवालों का अगर मुख्तसरन में अगर ज़िक्र करूँ तो उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि हम आइनी अदालत के हक़ में हैं। आइनी अदालत जो है उसका क़याम हर सूरत होना चाहिए, ठीक है वो हो जाए, हम उसका साथ देंगे। लेकिन ये है कि किसी सूरत एक शख़्स को नवाज़ने के लिए तरमीम के हक़ में नहीं है हमें। ये मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये वाज़ेह तरीके से वो कह चुके हैं कि हम आइनी अदालत के हक़ में हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं और वो हर सूरत आइनी अदालत बन के ही रहेगी। ये गुज़िश्ता रोज़ भी आप लोगों ने देखा कि कराची में जो कराची में सिंध हाई कोर्ट बार में उन्होंने अपना ख़िताब करते हुए कहा कि हम हर सूरत जो है जो आइनी के में वो अदालत है वो ज़रूर बनेगी और कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म या फिर किसी इदारे पर शक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेरा भरोसा करें कि मैं इस पर भरपूर तरीके से एक अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये भी वाज़ेह किया कि उस आइनी जो अदालत होगी, उसमें चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी ताकि आइंदा के लिए किसी और वज़ीर-ए-आज़म का कत्ल इन अदालतों से ना हो सके, क्योंकि उन्होंने फिर कहा कि कायदे अवाम को इन्हीं अदालतों ने कत्ल किया और फिर उसको इंसाफ में देने में ये नाकाम ठहरे। तो अब उन्होंने कहा कि हर सूरत जो है वो आईनी अदालत बनेगी। अब उन्होंने ये जो कहा है इस पर मौलाना फजल रहमान भी एग्री कर रहे हैं। तो फिर मुस्लिम लीग नून भी तो एग्री करेगी। तो ये इसने हर सूरत जो है आईनी जो अदालत है इसने बनना ही है। और एक खबर ये भी है नाज़रीन कि स्वात में आप लोगों को मालूम होगा कि 22 सितंबर को जो गैर मुल्की जो सिफारतकार थे उनका एक अहम दौरा था। वो दौरे का मकसद ये था कि पाकिस्तान बिलख़ुसूस केपी जो है वो टूरिज़्म के लिए और वो कारोबार के लिए बिज़नेस के लिए इंटरनेशनल जो कम्युनिटी यहाँ के करना चाहती है उनके लिए एक फ्रेंडली माहौल पाकिस्तान मुहैया कर सकता है और सेफ़ जगह है। ये साबित करने के लिए सिफारतकारों का एक पूरा डेलीगेशन जो है वो स्वात में वहाँ बाकायदा गए थे विज़िट पे। उनके विज़िट के दौरान जो है सिफ़ारतकारों के काफ़िले में बम धमाका हुआ और उसमें पुलिस की जो गाड़ी थी वो भी तबाह हो गई। उसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, कुछ ज़ख्मी भी हो गए। 3 ज़ख्मी हो गए थे, 1 पुलिस एहलकार जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके थे। उस पर तहकीकात शुरू हो गई और तहकीकात के बाद जो हैं उसमें आज डीआईजी मालाकंड और डीपीओ स्वात को ओहदे से हटाया गया है कि ये ज़िम्मेदारी इनकी है। ये बाकायदा इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी, उन्होंने तहकीक करने के बाद ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और इसके अलावा नाज़रीन आज एक बाअसर शख्सियत के बेटे ने अ, अपने पावर का वो इस्तेमाल करके पूरे निज़ाम को वो बाकायदा एक्सपोज़ कर चुके हैं। ये लाहौर का वाक़या है और मरियम बीबी वहीं होती है, लेकिन मरियम बीबी के उसके नाक के नीचे जो हैं ये चीज़ें हो रही हैं, आप अंदाज़ा करें। हुआ कुछ यूँ था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जिस दिन जलसा था, उस जलसे के दिन जो हैं जो कंटेनर्स लगाए गए थे, वहाँ एक बाअसर शख्सियत के बेटे ने वहाँ से गुज़रना था। जब वहाँ पहुँच गए तो कंटेनर्स उन्होंने देखे और कंटेनर्स को हटाकर वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। अब पुलिस की जानिब से जो ऊपर से जो ऑर्डर्स थे, उन्होंने फ़ॉलो करते हुए वो बंदे को रोकने की कोशिश की। अब उन्होंने ज़बरदस्ती की,
پھر ظاہر ہے دھکے لگے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس شخصیت کے بیٹے نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور پھر ان کی منشا کے حساب سے 3 پولیس افسران کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ اب اندازہ کریں، اب بعد میں یہ جو متاثرین ہیں، جو پولیس جو تینوں کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، اوپر سے آرڈرس تھے، ہم نے روکا اور پھر اس وجہ سے ہمیں فارغ کیا گیا ہے۔ اب پولیس کا یہ موقف ہے کہ جس شخصیت کو انہوں نے کے بیٹے کو یا جس بندے کو روکا گیا تھا اس سے بدتمیزی کی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس طرح اس شخصیت کو باقاعدہ تینوں پولیس اہلکار کو ہٹا کر اس شخصیت کے بیٹے کو نوازا گیا اس کی مرضی کے مطابق۔ یہ نظام ہے ہمارا کہ یہاں جب چاہیں جو شخص سے جو کرنا چاہتا ہے وہ مرضی سے کرتا ہے، بس اس کے پاس طاقت ہو، باقی کوئی ایشو نہیں ہے اس ملک میں۔ آج آئی ایم ایف کی جانب سے بھی پاکستان کو $7 ارب کا قرض پروگرام جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے، اور پاکستان میں نئے قرض کا جو پروگرام ہے یہ 37 ماہ کے یہ محیط ہوگا، اور 3 سال سم تھنگ کے لیے یہ پروگرام جو ہیں وہ پاکستان کو مل چکا ہے $7 ارب۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کا براہ راست عوام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اس میں کتنی کرپشن ہوتی ہے، اس میں کون کتنا اپنا حصہ لیتا ہے، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ لیکن عوام کو کیا ریلیف پہنچے گا ان دنوں میں، اس عرصے میں، یہ ضرور دیکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔